हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का। यह पहला अध्याय है कब, कहाँ और कैसे। हमने क्लास 6 हिस्ट्री, 7 हिस्ट्री को समाप्त कर दिया। अब 8 का चल रहा है जो आज हम शुरू करने वाले हैं। जल्द ही इसको 1 से 2 दिन में हम पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। आपके लिए हम बहुत सारे जो हैं ऐसे काम हैं जिसको छोड़ दिए हैं और आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसको देखिए और आपका फ़ायदा ही जो हो इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आप बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा? छठा में तो प्राचीन और सातवां में मध्य। अब जो पढ़ेंगे वो आधुनिक होगा। हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था और इसमें 3 भागों में हमने 2 भागों को पढ़ लिया है। 2 भाग जो था प्राचीन और मध्य को पढ़ा, जिसमें प्राचीन में हमने क्या देखा? तो प्राचीन में हमने आखिर तक मतलब कि जो है लोग शिकार करके खाना खाते थे और आग का खोज नहीं हुआ था। बहुत ऐसे जो है पारिवारिक, सांस्कृतिक जो परिवेश, जो वातावरण था वो एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह कबीले के रूप में शासन जो होता था वो कैसे होता था? सरदार के रूप में। बहुत ही आपको वहाँ पर कैसे कैसे जो है विकसित हुआ है प्राचीन काल में। प्राचीन भारत जो हड़प्पा संस्कृति जो आपने देखा, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति और जो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ा। वहाँ पर किस प्रकार से जो लोग रहते थे, यज्ञ होता था, कैसे होता था, अनुष्ठान होता था, बलि दिया जाता था, लोग मरते थे तो उसके साथ जो है क्या, तो उसके साथ दफना दिया जाता था। बहुत सारे कुछ खाने के लिए भी, कुछ जो है उसके रहने के लिए भी, बहुत कुछ ऐसे प्राचीन भारत में देखा। मध्यकालीन भारत में हमने क्या देखा? तो मध्यकालीन भारत में हमने देखा 712 से शुरू होता हुआ 1750 तक आधी जो है 8वीं शताब्दी से लेकर हमने जो है आधी 18वीं शताब्दी तक के काल को देखा। उसमें हमने कासिम से लेकर औरंगजेब के काल तक देखा। वहाँ पर हमने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन को देखा। किस तरह से मुस्लिम युग का शुरुआत होता है, सल्तनत काल का शुरुआत होता है, कैसे दिल्ली बनता है, कैसे जो है औरंगजेब और इसके औरंगजेब के शासन मतलब मुग़ल के शासन को कैसे उत्थान होता है, कैसे पतन होता है, ये सारी बातें हमने देखा। सल्तनत काल कैसे उत्थान होता है, कैसे पतन होता है, उसने हमने देखा। औरंगजेब के शासनकाल में किस प्रकार से दक्षिण के क्षेत्रों में जीतने की कोशिश की गई, जीता भी और यहाँ पर देखें गोलकुंडा के क्षेत्रों में, और भी सारे ऐसी बातें हैं जो हमने मध्यकालीन भारत में देखा। तो अब जो हम पढ़ेंगे उसके आगे के काल को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं कब, कहाँ और कैसे। 1-2 मिनट इसमें परिचय दे दिए आपको। जो है यहाँ से ये नहीं लगेगा कि हमने पीछे कुछ ऐसे बातें जो पढ़ी होंगी, लेकिन नहीं, आपको वहाँ से जो मध्यकालीन और प्राचीन कालीन जो भारत पढ़े हैं उसी के आगे अब जो है आपका आधुनिक भारत है। लिखा भी गया है इसमें कि पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया। कक्षा 6 में आपने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकालीन भारत मतलब मध्यकाल में हुए परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना। अब कक्षा 8 में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में जानेंगे। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता क्या होती है? प्रत्येक काल में जो परिवर्तन हो रहा है वही उसकी विशेषता होती है। आप यह भी जानते हैं कि भारत जो हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही। यह हम लोगों की सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। ये जो है चर्चा करने के लिए कहता है कि प्राचीन काल में और मध्यकालीन काल में जो है सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कैसे बदलाव हुए, परिवर्तन हुए। तो हमने आपको बता दिया कि कैसे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन जो है 1-2 मिनट में हमने अभी तो डिस्कस कर दी है। चलिए हम आगे चलेंगे। जो आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए। ये परिवर्तन कब और कैसे हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला, पुनर्जागरण। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाएगा। पुनर्जागरण किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है ऐसे भी जो है यूपीएससी में बहुत बार पूछा है। देखिए पुनर्जागरण क्या है? तो आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों
की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। कहाँ पर हुई? आधुनिक युग को जन्म देने वाले सबसे पहले परिवर्तन कहाँ से शुरू होती है? तो यूरोप से शुरू होती है। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। कहाँ पर शुरू हुआ पुनर्जागरण? तो इटली में होता है एक आंदोलन जिसे क्या कहा गया? पुनर्जागरण कहा गया। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति के जो प्रसार हुए, वैज्ञानिक पद्धति के प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। क्या हुआ वैज्ञानिक पद्धति? तो आप प्रश्न प्रस्तुत करिए और उसका प्रयोग करिए और सत्य को जानिए। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। जो अपने ही जो ये प्रश्न उठाने की जो छूट दी गई, इससे क्या हुआ? तो लोगों ने अपने ही शासन के प्रति आवाज़ बुलंद कर दिया। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। व्यापार संबंधी और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। आपको बताना है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का शुरुआत सबसे पहले कहाँ होता है? तो सबसे पहले पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ होता है? इटली में शुरू होता है। कहाँ पर? तो इटली में शुरू होता है। और सबसे पहले जो है यहाँ पर परिवर्तन, आधुनिक युग का जन्म कहाँ से शुरू होता है? तो ये यूरोप में शुरू होता है। कहाँ से? सबसे पहले यूरोप में। और 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन शुरू होता है जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। इसमें क्या हुआ? तो लोगों को स्वतंत्रता सोचने के लिए दिया गया, लोगों को सिद्धांत प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया गया, लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए छूट दी गई और यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति से जो है प्रश्न किए जाने लगे। मतलब प्रस्तुत करिए, पहले प्रश्न प्रस्तुत करिए, उसको सिद्ध करिए, तभी वह मान्य होगा। इस प्रकार के प्रश्न के आज़ादी ने क्या किया? तो अपने ही सरकार के प्रति जो है आवाज़ बुलंद कर दिया। ये समझ गए? चलिए आगे हम चलेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे जो है विस्तार ये होता है। अब खोज यात्रा है, यहाँ से एक दो बार नहीं, बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया। ये वास्को डी गामा है और पुर्तगालियों द्वारा जो है समुद्री रास्ते की खोज, देख सकते हैं नाव जो है बना हुआ है। ये सारे जो हैं नाव, समुद्री जो है नाव हैं और यह खोज किसके? तो समुद्री रास्ते की खोज की जा रही है। वास्को डी गामा की तस्वीर यहाँ पर है। चलिए, सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों की खोजने में भी जो है काफ़ी प्रयास किए गए। इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने की भी प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने की प्रयास शुरू की और एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। इन प्रयासों से यूरोप के लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कहाँ का कोलंबस था? कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था। स्पेन का कौन था? तो कोलंबस था। याद रखेंगे। यह जो है क्या किया? तो जिसने इसी समय 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। 1492 ईस्वी में किसकी खोज होती है? तो अमेरिका महाद्वीप की खोज होती है। किसके द्वारा होती है? तो कोलंबस के द्वारा होती है। कहाँ का था? तो स्पेन का था। स्पेन का कौन था? तो कोलंबस था। कोलंबस ने किसको खोजा? तो अमेरिका को खोजा। कब खोजा? तो 1492 को खोजा। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से 3-4 पॉइंट में क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलेंगे। पुर्तगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया पहले गया बाद में। ये आपको तो पता ही होगा। देखिए, पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के बारे में आपने सुना होगा। 1498 में ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। आपको याद रखना है कि समुद्री मार्ग की खोज करने वाला सबसे पहले कौन व्यक्ति था? तो वास्को डी गामा था। कब खोजा? 1498 में खोजा। और 1492 में अमेरिका की खोज होती है। तो कौन खोजता है? तो कोलंबस खोजता है। कहाँ का था? तो स्पेन का था। वहीं पर वास्को डी गामा को पूछेगा कहाँ पर है, कहाँ का नाविक था? तो यह पुर्तगाल का था। ये याद रखेंगे। पुर्तगाल का कौन? तो वास्को डी गामा। कब? तो 1498। ये भारत के समुद्री जो है मार्ग को खोजने वाला कौन? तो वास्को डी गामा। हमने 1-2 बार नहीं, 3-4 बार आपको बोल दिया। बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम
कक्षा 2 में जो है इकाई 2 में विस्तार से पढ़ेंगे। नए मार्गों और भू भागों की खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। अब देखेंगे पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। ये कारखाना है जहाँ पर कपड़े बन रहे हैं आधुनिक रूप से मशीनों से। पहले करघा से बनता था, सूत काटता था, ये सब हमने पढ़ा है। आगे चलेंगे। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे उसके पास जो पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। कब? तो 15वीं शताब्दी, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। इसको क्या कहा गया? पूंजीवाद। यहाँ से कमा कर ले गया, लाभ हुआ, फिर व्यवसाय में जो है पूंजी लगाया, और यही धीरे धीरे इस प्रकार जो है 15वीं शताब्दी के अंत, मतलब 15वीं शताब्दी के अंत तक जो है यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हो जाता है, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी कि पूंजीपतियों और श्रमिकों के दो नए वर्गों का उदय हुआ। एक पूंजीपति जो कारखाना, जो फैक्ट्री, जो व्यवसाय करता है, वहीं पर श्रमिक जो उसमें काम करता है। दो वर्ग यहाँ पर उदय होते हैं, एक पूंजीपति तो एक श्रमिक। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाले वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य स्रोत क्या था? मुनाफा कमाना। श्रमिक लोग क्या होते थे? तो श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन हुए। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ क्या हुआ? तो उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन हो लेगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथ से बुनते थे। आधुनिक युग में वही क्या हुए? जुलाई के अतिरिक्त मशीनों से अब जो है कपड़े तैयार किए जाने लगे। मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। कब हुआ शुरू? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और फिर धीरे 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 अन्य देशों में ये फैल गया। सबसे पहले मशीनीकरण कहाँ पर होता है? तो इंग्लैंड में होता है। कब होता है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है, और धीरे धीरे यह जो है अन्य देशों में फैल जाता है, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। क्या कहते हैं? जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम देते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि औद्योगिक क्रांति का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है। क्यों? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पहले जो है यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है औद्योगिक क्रांति, मतलब जो है मशीनीकरण होता है, मशीनों से कपड़े बनाए जाने लगते हैं। यहाँ से कच्चे माल जाते थे, वहाँ से कच्चे माल वहाँ पर कपड़े बनकर यहाँ आते थे, वही महंगा माल यहाँ पर बिकता था। इससे क्या हुआ? अंग्रेज और ज़्यादा कमाने, मुनाफा अंग्रेज को इससे और ज़्यादा होने लगी थी। यहाँ पर आपको आंदोलन भी याद होगा कि गांधी जी ने क्या कहा था? चरखा को उन्होंने कहा, चरखा को थामो और अंग्रेज़ों के कपड़ों का बहिष्कार करो। ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए, इससे पहले हम अभी वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, वहाँ पर बहुत सारी बातें जो हैं आपसे हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है उसी पर चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाले हैं। लंबा नहीं हो इसलिए हम जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, मतलब कि 30-30, 40-40 मिनट का वीडियो आपके समक्ष हम जो है लाएंगे। देखेंगे अब हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो क्या है उपनिवेशवाद? तो यहाँ पर देखेंगे उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से होने लगा। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। इन दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया पर पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। मतलब कि जब जो है वह ना उनके पास कच्चे माल थे, ना बाजार था बेचने के लिए, तो क्या हुआ? तो वह इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए यूरोप के जो लोग थे अब दुनिया में अपना पैर पसारने लगते हैं। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए न केवल कच्चा माल सस्ता दामों पर मिलेगा, बल्कि उन्हें तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। क्या सोचते हैं कि दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को हम अगर काबू में पाते हैं तो सस्ते दाम में कच्चा माल मिलेगा और बाजार भी मिलेगा जो उपलब्ध, जो कि बना हुआ माल जो है तैयार माल है, उससे क्या होगा? तो वहाँ पर बाजार मिलेगा, वहाँ पर बिकेगा। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। इससे क्या हुआ? साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। समझ गए? साम्राज्यवाद क्या है? तो सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। सैनिक अथवा अन्य तरीके से जो विदेशी भूभाग है उस पर अपना अधीनत्व प्राप्त मतलब कि राजनीतिक रूप से अस्थायी
जो है राजनीतिक रूप से प्रभुत्व स्थापित करना क्या कहलाता है, तो साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद जो है स्थापित करने में यहाँ पर कौन सक्सेस होता है, तो होता है इंग्लैंड, और इसको ब्रिटेन कहते हैं। जो अंग्रेज ये इतने नामों से उसको जाना जाता है, अंग्रेज। तो ये अंग्रेज जो हैं, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाल आए, बहुत कोई आए, लेकिन सबको इसने क्या किया, चुटकी से उड़ा दिया। मतलब कि वहाँ पर जीत लिया। बहुत सारे फ्रांसीसी युद्ध होते हैं, बहुत सारे युद्ध होते हैं, डच के साथ होता है, पुर्तगाल के साथ होता है, फ्रांस के साथ होता है, और सब में बाजी कौन मारता है, तो ब्रिटेन मारता है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर चलेंगे ब्रिटेन का, जो कि बहुत ही कारगर साबित होता है, और शासन करता है कौन, तो साम्राज्यवाद की स्थापना करता है कौन, तो इंग्लैंड करता है। तो साम्राज्यवाद आपने समझ लिया। साम्राज्यवाद क्या है, तो सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। यहाँ पर साम्राज्यवाद स्थापित करने में इंग्लैंड कहाँ होता है, सक्सेस हो रहा है, तो भारत में होता है। और आगे हम देखेंगे यहाँ पर साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों में आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। कहाँ पर, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है शुरू हुई यह प्रक्रिया क्या होती है, तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के केंद्र जो है अंदर ले आए। इस प्रक्रिया के अंदर जो है शासित देश कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाए। जो भी इस व्यवस्था के, ये साम्राज्यवाद के मतलब इस जो है साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंदर आए, राजनीतिक नियंत्रण जो है इसके अंदर आ गया, आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के अंदर आ गए, ये सारे जो के सारे क्या कहलाए। इस प्रक्रिया आपने औद्योगिक रूप से जो कि एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका इन सारे क्षेत्रों में औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के अंदर यहाँ पर आता है, तो इस के अंदर शासित देश क्या कहलाए, कॉलोनी कहलाए, और कॉलोनी मतलब उपनिवेश। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग किसको कहते हैं, तो बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण जो है इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, यहाँ पर ब्रिटेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, स्पेन हुआ, डच हुआ, ये सारे के सारे जो है उपनिवेश बनाने मतलब कि उपनिवेश बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए। संघर्ष नहीं, एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे कि ये मेरा जो है उसको जीत करिए, यहाँ पर शासन राजनीतिक और आर्थिक रूप से करता था। तो ये जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, और यही जो है उपनिवेश क्या कहलाया, तो औपनिवेशिक युग कहलाया। ये समझ गए आप? ज़्यादा समय तो नहीं ले रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, समय तो आपका ले रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समझना भी है। याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से सिर्फ कहानी है, कहानी से समझिएगा तो आगे जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको बताया था कि अमेरिका एवं फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले यह संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से एवं दूसरे संबंध फ्रांसीसी क्रांति से। पहला तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम करता है किससे, ब्रिटेन से। उसके बाद जो है ये फ्रांसीसी क्रांति होती है। आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, चलिए हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1748-46 अब सब पढ़ेंगे। 54, 60, 1746 से 48, 54, 60, ये हम जो है 49, ये सारे क्रांति जो कब होते हैं, किस किस के साथ किसकी संधि, पेरिस संधि होती है, कौन कौन सी संधि होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। अमेरिका में जो है यहाँ पर अमेरिका क्रांति और जो है अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति होता है। अमेरिका यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिका की जो है खोज के बाद, यह जो है अमेरिका की खोज के बाद वहाँ पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया। धीरे धीरे यहाँ बस गए लोगों ने ही यूरोपीय देशों के जो है भाषण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह जो है फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। और उसके जो पर यहाँ पर लोग बस गए थे, यूरोपीय देश के लोग जो बस गए थे, भाषण जो हो गए थे, उनके खिलाफ जो है अमेरिका के लोग संघर्ष शुरू कर देते हैं। और इसी प्रकार जो फ्रांस के लोग जो थे राज परिवार के साथ तथा सामंत जो लोग होते थे उनके खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया था। इन दोनों
ही देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया गया संघर्ष सफल रहा। और यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों देशों में तो न्याय और अत्याचार, शोषण और न्याय के खिलाफ जो है क्या हुआ, तो एकजुट हो गए और यह संघर्ष जो है सफल हुआ। आगे चलेंगे। इनके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। स्वतंत्रता और समानता इनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों का कई देशों पर लोगों का प्रभाव पड़ा। इसका जो है एक प्रभाव यह भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानते थे, एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने की परंपरा शुरू हुई। एक भाषा, एक जैसा, एक राष्ट्र, ये सारे जो हैं इसके बाद धीरे धीरे पहचानना शुरू हो जाता है, परंपरा शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखिए एक बात चर्चा करना है कि अत्याचार और शोषण के शिकार हमारे देश में किन प्रकार की सरकार है, इसकी जो है उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करें। मतलब अत्याचार और शोषण के शिकार हमारे देश के किस प्रकार की शासन, मतलब हमारे देश में जो है किस प्रकार की सरकार है, इसके जो है उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए कहता है। आप भारत की सरकार को देखते हैं तो भारत की सरकार में अत्याचार और शोषण, आप किसका शोषण कर रहे हैं? आप औरत का शोषण करते हैं, आप जो है पारिवारिक शोषण करते हैं, आप शारीरिक शोषण करते हैं, आप जो है राजनीतिक शोषण करते हैं। ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन हमारे सरकार के द्वारा बहुत से कानून ऐसे बनाए गए। देखिए सती प्रथा जो कि किस प्रकार से हट गया। देखिए बाल शोषण, बाल बच्चे जो कि आप यहाँ पर देखते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे क्या होते हैं, बाल शोषण के जो है दायरे में आ जाते हैं। उनसे काम कराया जाता है, उनसे ना जाने कैसे कैसे काम करवाए जाते हैं। बालिका गृह देखेंगे, बहुत सारे ऐसे कार्य जो हैं आपको देश देखने को मिलते हैं। उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो नीति निर्देशक तत्व जो कि बातों पर, उसके जो है उसके सिद्धांतों पर चर्चा करता है, उसके जो है उसके लिए कानून बनाता है, उसको जो है सही से लागू करने की कोशिश भी करता है। हर संभव जो है बच्चे स्कूल जाएं, हर संभव जो है बच्चे के खिलाफ जो हो रही देखेंगे बाल मजदूरी क्या है? बच्चों के प्रति शोषण है। आप देखेंगे बाल विवाह, ये क्या है? बच्चों के प्रति शोषण है। आप देखते हैं अत्याचार, बलात्कार, लूट, ये सब क्या है? शोषण है। और ये शोषण किस प्रकार से हमारे देश में है और इसको जो है सरकार किस प्रकार से एक कानून की व्यवस्था से, एक नीति से, एक नियम से किस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रही है, सही जो है राहों में लाने की, सही जो है दिशा दिखाने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है। चलिए अब हम आगे चलेंगे। आधुनिक काल व हमारा देश। यहाँ पर देखेंगे आधुनिक काल एवं हमारा देश में क्या है लिखा। तो ये इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, इन्हें भी जानें। प्रायः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब कि 1750 के बाद, मतलब 1750 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उसके बाद उत्तरार्ध होता है पूर्वार्ध मतलब पहले। तो उत्तरार्ध क्या है? 1800 मतलब 1750 के बाद, ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है, मतलब अभी जैसे है, तो इसका जो है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा जो पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित है। तो क्या होता है? आधुनिक काल का जो है आधुनिक शब्द का इस्तेमाल हम किसके संदर्भ में करते हैं? तो इसका अर्थ होता है कि अतीत का जो है नज़दीक का हिस्सा जो पिछले 300 वर्षों में संबंधित रहता है। तो ये आप समझ गए कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के काल को हम क्या कहते हैं? तो आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर आधुनिक काल और हमारा देश का बात स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है कि इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। नए उपनिवेशों की तलाश में जब जो है यहाँ पर जब हो जाता है ये परिवर्तन होता है कहाँ पे? फ्रांस और अमेरिका में। तो अब नई तलाश होती है उपनिवेशों की, अब नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरुआत में हमारे देश किस प्रकार से टुकड़ों में बट गया था।
आगे है कि मतलब क्षत्रिय जो है राज्य में बट गया था, ये है। औरंगजेब मरता है, उसके बाद क्षत्रिय राज्य अपने आप जो है मुगल कोट बंगाल आता है, अवध आता है, हैदराबाद आता है, मराठा, पेशवा, बहुत कुछ जो है आपने देखा था। चलिए अब देखेंगे इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे। देखेंगे आगे कि उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड आए थे वे व्यापार करते करते धीरे हमारे देश के शासक बन गए। वे व्यापारी जो इंग्लैंड से यहाँ पर आए थे वो धीरे धीरे क्या कर गए, व्यापार से शासक बन गए। उन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों एवं राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया। इसके बारे में हम दूसरे अध्याय में भी पढ़ेंगे, जो है विस्तार से पढ़ेंगे। आगे 200 सालों तक हमारे देश पर इनका शासन रहा। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। अंग्रेज आए और अंग्रेजी लाए, ये आप जानते हैं। फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। आगे की इकाइयों में आप पढ़ेंगे कि जो है किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती करवाई, जैसे कि नील की खेती। आपको याद होगा नील विद्रोह भी होता है, चंपारण भी विद्रोह आपको देखने को मिलता है। चंपारण आंदोलन ये क्या था, 3 कठिया पद्धति थी। चलिए इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। आप यह भी जानेंगे कि लंबी समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश में के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से ऐसे समझिए, जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आपने उपनिवेश को पढ़ा, औपनिवेशिक शासन को पढ़ा। यहाँ पर अब देख रहे हैं कि औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है। जब किसी देश पर किसी देश के दबदबे, जैसे कि भारत जो इंग्लैंड का किसका दबदबा हो गया, इंग्लैंड का हो गया। यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी यहाँ पर बदलाव आए, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। और ये अवस्था उपनिवेशवाद कहलाता है, तो यह प्रक्रिया औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से क्या क्या परिवर्तन होगा, तो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव आएगा, तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं और यही अवस्था को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ अगर देखेंगे कि इस काल विभाजन से लगभग हटकर कुछ इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारणों के आधार पर भी अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेज इतिहासकार ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नज़रिए से बांटने की कोशिश की है। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नाम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ के थे, तो ये 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, क्या नाम है, जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। बहुत बार पूछा गया है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी थे, राजनीतिक दार्शनिक भी थे, जेम्स मिल। क्या नाम था, जेम्स मिल। ये बहुत बार ब्रिटिश ये नाम आपसे पूछ लेता है किसका लेखनी है, ब्रिटिश भारत का इतिहास, तो ये याद रखना है। बीपीएससी बहुत बार ये कहाँ से क्वेश्चन पूछी है। ठीक है, आगे चलेंगे। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है।
कितने कालखंडों में? 3 कालखंड। कौन सा किताब? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास। कौन लेखक? जेम्स मिल। कहाँ का? स्कॉटलैंड का। क्या क्या था? अर्थशास्त्र, इतिहास का, राजनीतिक। कब? तो 1817 में। कौन किताब लिखा? ब्रिटिश ऑफ जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से भाग थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कौन कौन भाग? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। याद रखेंगे, यहाँ से 2-3 बार आपको हमने बता दिया, क्वेश्चन पूछा गया है। यह विभाजन इस जो है विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। मतलब यहाँ पर हिंदू लोग थे, मुस्लिम लोग थे, अब आ गया कौन? तो ब्रिटिश। तो मतलब कि यहाँ पर जो शासक है वो शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उक्त जो है वक्त लोगों ने मान भी लिया। वहाँ पर जो कालखंड के लोग, इस जहाँ के लोग थे, उन्होंने इसको माना भी कि हाँ सही में हिंदू आया, मतलब तब मुस्लिम आया, तब देखते हैं तो कौन आता है? तब आता है ब्रिटिश। तो इसको 3 खंड में ऐसे करके जेम्स मिल ने बांट दिया। और यहाँ कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। बुक क्या नाम है? तो ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। चलिए, तो लोगों ने भी माना, उस समय के जो लोग थे उन्होंने भी माना ये सही बोल रहा है। यहाँ पर वही है कि इतिहास समझने के तौर तरीके, मतलब जो है, क्या आप भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से सहमत हैं? क्या चर्चा कर सकते हैं? देखिए, इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको हम बता सकते हैं, लेकिन सीधे समझ लीजिए कि ये बातें आपको हद तक नहीं लगती, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम तो कहाँ, आप यहाँ पर उत्तर में देखते हैं तो मुगल काल है, नीचे जाते हैं चेल चोल पांड्य है, तो वो तो मुस्लिम नहीं है भाई, ये तो नहीं है। और यहाँ देखते हैं उत्तर में, तो आपको उत्तर में मिलता है, उत्तर में फिर देखिए कश्मीरी लोग हैं, और नीचे में देखते हैं तो आपको कौन है? दक्षिण द्रविड़ है। तो ये कैसे हो सकता है हिंदू मुस्लिम? तो हिंदू मुस्लिम आप सभी काल को हिंदू मुस्लिम में बांटने हैं, तो ये तो बात सही नहीं लग रहा है। लेकिन लोग कुछ माने कि हाँ जो है काल जो है, जहाँ ज़्यादा क्षेत्र पर जो है मतलब उसका राजनीतिक, सामाजिक, ये सारे जो है विभाजन की एकमात्र जो है ये सारे परिवर्तन जहाँ पर ज़्यादा लोगों के द्वारा, मतलब कि उस शासक के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको मानकर कहा गया। ठीक है, इसकी चर्चा जो हम करेंगे तो बहुत सारी बातें आएगी निकल कर। चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर बातें भी कही गई है। देखिए, जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे। क्या है? ये यूरोप से ये पीछे है प्रगति और सभ्यता के मामले में। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासक से ही उनका कल्याण हो सकता था। अंग्रेज भारतीयों, ये जेम्स मिल का जो है वक्तव्य पूछता है आपसे, जो है आप मेंस लिखिएगा, उसमें आपको ये सब पूछा गया है क्वेश्चन, ये जो है बीपीएससी पूछा गया है, बीपीएससी ने भी इसको पूछा है, यूपीएससी तो यूपीएससी का तो फेवरेट है ये क्वेश्चन। चलिए, ये इसका जो है वक्तव्य याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेता है। यहाँ पर लिखा गया है कि आप तो ऑब्जेक्टिव दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में जो है ये भी याद, ऑब्जेक्टिव जेम्स मिल को याद रख लीजिए, और कुछ उनके जो वक्तव्य हैं वो क्या क्या दिए हैं ये अगर दे देगा तो यहाँ से आप बना लीजिएगा। चलिए, उन्होंने क्या कहा कि ये सब असभ्य, मतलब भारत के लोग जो हैं पिछड़े और असभ्य थे, और अंग्रेजी शासन से क्या हुआ? इसका कल्याण हो सकता था। अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे। इसका किसका कथन है? तो जेम्स मिल का। और एक और तो वे भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटते हैं, जबकि अपने ही ब्रिटिश भाव का प्रयोग करते हैं, ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते। ब्रिटिश शब्द से संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते हैं। और ब्रिटिश से क्या कहते हैं? मतलब वो राष्ट्रीयता और एकता की जो बोध उनमें झलक आती है। देखें जरा सोचिए, क्या इतिहास किसी कालखंड की अवधि को हिंदू और मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्या किसी भी अवधि में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? क्या किसी अवधि में अन्य धर्मों के लोगों के जीवन तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलकर साथ चलना बनता है।
ये मतलब जेम्स मिल का विरोध यहाँ पर आप देख सकते हैं, और विरोध नहीं बल्कि यह कथन सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। हमने पहले भी आपको बताया कि सभी लोग आपको दक्षिण और उत्तर भारत की में ही आपको बांट दिया कि देखिए कहीं जो है चेर चोल जो है पांड्य जो मध्यकालीन में हैं, तो वहीं पर आपको मध्यकालीन के बाद भी आपको दक्षिण भारत में लोग देखने को मिलते हैं जो कि दक्षिण भारतीय है। और दक्षिण भारतीय लोग ना तो मुस्लिम, ना तो हिंदू, ना तो सिख, ना ही सिख ईसाई, ना ही ये सब क्षेत्र भले जो है क्षेत्रीय राष्ट्रों देखे हैं कि भले ही बट जाता है, लेकिन बटता है तो तब पर भी जो है शासन तो चल रहा है। यहाँ पर राजपूतों का शासन है, यहाँ पर मुस्लिम का शासन है, यहाँ पर जो है हिंदू का शासन है, तो यहाँ पर ब्राह्मण का शासन है, यहाँ पर पेशवा का शासन है, यहाँ पर सिख का शासन है। तो एक को कैसे आप कह सकते हैं? एक किसी हिंदू या मुस्लिम में उसको बांट दीजिएगा, ये तो सही बात नहीं है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतिहास की कालखंड की अवधि में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई दौर कहाँ जा सकता है? दौर कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? आपको पूछा जा रहा है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? क्या किसी भी अवधि में कोई एक तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? क्या किसी अवधि में अन्य धर्मों के लोगों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक अवधि के जो है लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के लोगों को एक साथ लेकर साथ चलना पड़ता है। अभी भी भारत में देखिए कितना लोग हैं, अभी भी 1600 से प्लस जो हैं भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे धर्म हैं। आप धर्म देखते हैं, आप कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 में बांट देते हैं, लेकिन आपको अनेक प्रकार के धर्म देखने को मिलते हैं। चलिए, बहुत सारी चर्चा इस पर होंगी, आगे भी होंगे। चलिए आगे है कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटते हैं, क्योंकि आपको जो है एक प्राचीन में मिलता है, एक मध्य में और एक आधुनिक में। आधुनिक में अभी जो 300 साल के हैं और 700 से 1750 साल के मध्यकाल में आपने देखा क्या क्या परिवर्तन हुए, और प्राचीन में देखा कि कैसे शुरू हुआ जो है पांडुलिपि, जो है शिलालेख और कागज़ कहाँ शुरू होता है? 13वीं शताब्दी में शुरू होता है, अरब के साथ शुरू होता है, और यह जो है चाइना में सबसे पहले बनता है। ये सब जो है मध्यकालीन में आप देखने को मिलता है। और आधुनिक में तो आप देख ही रहे हैं कि ईमेल आया, पोस्ट कार्ड आया। बहुत पहले तो पोस्ट कार्ड आया, पोस्ट से जो है एक संदेश को दूसरे संदेश मतलब दूसरे जगह संदेश भेजा जाने लगा। इसमें जो है आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और कालखंड में बांटा गया क्योंकि सुविधा के अनुसार जो है आपको पढ़ने में कोई परेशानी भी ना हो और आप जानकारी भी अच्छी तरह से ले लें। देखिए, इतिहास को जानिए। ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को आज हम यहीं छोड़ते हैं। पहला पार्ट आपका यह होगा, दूसरे पार्ट में हम इसको समाप्त कर देंगे। अगर ये अभी हम करेंगे तो आपको 1.5 घंटा का, सवा घंटा का वीडियो बन जाएगा, आप देखिएगा नहीं। और हम चाहते हैं कि आप देखिए और जानकारी प्राप्त करें। आपने से किसी ने कहा कि सर छोटा छोटा वीडियो बनाइए, तो हम यहाँ अभी जो है यहीं पर 37 मिनट का वीडियो हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी ही जो है आधुनिक भारत को समाप्त कर देंगे। 2 से 3 दिन में 12 से 13 तारीख तक, 13-14 बहुत हो गया, 13 तारीख तक आपका ज्योग्राफी तो हो ही गया, ये हिस्ट्री और पॉलिटी सहित समाप्त कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।